चलिए देखिए, जब हम लोग कपड़ा सिलने के लिए देते हैं दर्जी को, तो कतरन समझ रहे हैं क्या होता है? कतरन, जो कपड़ा दर्जी सिलते हैं उस कपड़े का छोटा भाग जो कटा पिटा रहता है, जो खराब हो जाता है, कटने में जो बच जाता है, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कतरन। तो वो कतरन जो होता है, सूती, रेशमी, ऊनी, टेरिकॉट, किसी भी कपड़े का हो सकता है। तो उस कपड़े को जब हैंड लेंस देखे हैं ना, कल बताए थे ना हैंड लेंस, कि देखेंगे तो छोटी चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं ना। इतना बड़ा का रहता है, इस तरह से इतना बड़ा सा रहता है, ये डंडा रहता है, इसमें लेंस लगा रहता है, शीशा। देखेंगे, देखेगा? कहाँ देखे जी? कहाँ? इतने लोग कहाँ पा गए? कहाँ? अच्छा, मोबाइल में भी। अच्छा, टीवी उवी जो देखते होंगे, जैसे सीआईडी हो गया, या पिक्चर उच्चर देखते होंगे, तो उसमें लेंस से देखते हैं ना। हाँ, समझ गए। वही हम भी सोच रहे हैं कि कहाँ से देख लिए सब। तो टीवी में तो हर जगह, टीवी मोबाइल में तो हर चीज देखने को मिल जाती है। मोबाइल में जाएंगे, हैंड लेंस डाल देंगे, हैंड लेंस दिखाई देने लगेगा। उसी से ना देखते हैं, जीवाणु वाड़ू सब लैब में डॉक्टर वॉक्टर देखते हैं। तो जब हैंड लेंस से देखेंगे तो उसका जो कतरन है, उस कतरन में छोटे छोटे रंध्र दिखाई देंगे। रंध्र माने छिद्र दिखाई देंगे, यानी कतरन जो है इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे लगेगा कि उसमें कई ठो धागा ऐसे बुना हुआ है, ठीक है। तो उसमें से एक धागा सुई हुई से निकाल के, सुई या आलपिन से थोड़ा सा उभार देंगे, फिर उसको खींच देंगे तो खिंचा जाएगा। खींचे हैं कभी? नहीं। इस कपड़े में या कतरन में कभी कभी धगवा बाहरवा दिखाई देता है, तो उसको खींच देते हैं तो अपने आप पे खींचा जाता है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सुई या आलपिन से थोड़ा सा बाहरवा निकाल देते हैं, एक ठो धगवा ऊपर खींच देंगे तो उसको खींचेंगे, अपने आप निकल जाता है। देखे हैं? चित्र दिखाएं तो समझ में आएगा। चित्र दिखाएं, देखिए। ये है, ये देख रहे हैं ना, ये चित्र, ये धागा खींच रहा है ना, कपड़े में से धागा क्या कर रहा है? खींच रहा है। जब हैंड लेंस से देखेंगे तो कपड़ा ऐसे दिखेगा, कपड़ा ऐसे दिखेगा ना। और जो पतला सा धागा है, जो पतला सा धागा मिला है, उसको जब ऐंठ देंगे तो देखिए ऊपर वाला धागा एक है, और ऐंठ दिए तो धागा दो टुकड़ों में बट गया कि नहीं? तो क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि जो भी धागा हमारे पास है, क्या है? जो भी धागा हमारे पास है, ये कतरन में से जो धागा निकला, उस धागे को हम लोग ऐंठ दिए तो वो धागा भी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे रेशों में बट गया कि नहीं? तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमने कतरन लिया, कतरन लिए, कतरन लेके उसमें जब हम हैंड लेंस से देखे तो बहुत छोटे छोटे क्या दिखाई दिए? छिद्र दिखाई दिए, यानी छेद दिखाई दिए ना। अब उस छिद्र में कई ठो धागे दिखाई दिए। एक धागे को हम खींच कर निकाल दिए, चाहे सुई से, चाहे आलपिन से, चाहे वैसे ही दिख रहा है बहरे निकाल दिए, तो वो पतला सा धागा इस तरह से दिखाई दिया, ठीक। अब इस धागे को जब ऐठे हम, तो ये धागा दो धागों में बट गया, नहीं बट गया? ये जो धगवा को ऐठ देंगे तो ये धगवा एक था, अब यहाँ से ये क्या धागा बन गया? दो धागा बन गया। हो सकता है तीन धागा भी हो, ठीक है। तो क्या हमने देखा कि सबसे जो पहला था, यानी सबसे छोटा था, जो सबसे कम में जो था, वो कौन था? तंतु या रेशा था ना। इसी से फिर धागा बना था, इसी से फिर कपड़ा बना, इसी कपड़ा से हम लोग अपना वस्त्र, ड्रेस, जो भी ड्रेस सिलाते हैं वो यही बनता है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, वस्त्र जो है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटा वस्त्र में क्या है,
तो क्या कहेंगे? रेशा। रेशे मिलकर क्या बनाते हैं? धागा। धागा मिलकर क्या बनाता है? कपड़ा। और कपड़ा मिलकर क्या बनाता है? वस्त्र। तो इस लाइन में प्रश्न कैसे बनेगा? जानते हैं क्या करेंगे? धागा, वस्त्र, कपड़ा, धागा और रेशा सबको अलग अलग दे देंगे, मेजर के दे देंगे, मतलब आगे पीछे दे देंगे। कह देंगे कि क्रम से सजाइए, यानी तंतु से रेशा तक इसको क्रम से बनाइए। तो क्रम से बनाने का मतलब जैसे वस्त्र आगे दे दिया, धागा आगे दे दिया, कपड़ा ऐसे इस तरह से लिख दिया। मान लीजिए रेशा लिख दिया, ठीक है, फिर कपड़ा लिख दिया, धागा लिख दिया, फिर वस्त्र लिख दिया, ये चारों को लिख दिया, ठीक है। कहा कि इसे एक क्रम में सजाइए, इसको क्या करिए? एक क्रम में सजाइए। तो आपको पता होगा तब ना कि सबसे पहले कौन आएगा? रेशा। रेशा के बाद धागा, धागा के बाद कपड़ा, कपड़ा के बाद वस्त्र। यानी पहले नंबर पर कौन आएगा? रेशा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? धागा। तीसरे नंबर पर कौन आएगा? कपड़ा। चौथे नंबर पर कौन आएगा? वस्त्र। कर लेंगे? चलिए, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कपास के बारे में, ठीक है। कपास के बारे में पूरा डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे। तो कपास का चित्र हम लोग एक बार फिर देखें। देख लिए हैं कपास का। कपास यानी रुई, ये देखिए रुई है ये रुई का, ये रुई है, ठीक है। और ये जो हरा हरा दिखाई दे रहा है ये है दल पुंज, ये इसको क्या कहते हैं? दल पुंज, जो हरा हरा दिखाई देता है। ये है बिनौला। बिनौला यानी कपास का बीज जो है, इसी को कहते हैं बिनौला। क्या कहते हैं? बिनौला, ठीक है, अभी बता रहे हैं हम। तो चित्र देखें कि नहीं? चित्र कुछ समझ में आया? तो चित्र में हमने क्या देखा? रुई देखा, ठीक है। रुई के नीचे जो हरा हरा भाग था वो था दल पुंज। क्या था? दल पुंज। जैसे ये रुई है, ये रुई है, ये मान लीजिए रुई हो गई, ठीक है। रुई के नीचे ये जो हरा हरा भाग था, यही भाग क्या था? दल पुंज। क्या था? दल पुंज। ये थी अपनी रुई। यही देखे हैं चित्र में। चलिए, तो देखिए कपास क्या है। कपास जो है एक पादप रेशा ही है ना, क्योंकि रेशों की 3 कैटेगरी हमने देखे हैं, पादप रेशे, जांतव रेशे और संश्लेषित रेशे, ये 3 ठे देखे हैं ना। तो जो कपास है वो अपना कपास किस कैटेगरी में आएगा? पादप रेशों की कैटेगरी में, यही ना होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि तब कपास कैसा रेशा है? पादप रेशा है, संश्लेषित रेशा है, जांतव रेशा है, तो क्या कहेंगे? कपास कैसा है? पादप रेशा है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। कपास को जांतव रेशा नहीं ना कहेंगे। जांतव रेशा तो ऊन आ गया जो जंतुओं से प्राप्त हो। संश्लेषित माने जो मनुष्य बनाए, जैसे नैनाल हो गया, ठीक है, रेयान हो गया, ये सब हो गया, पॉलिस्टर हो गया। तो ये सब तो अभी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन पादप रेशा जो है, कपास जो है वो कैसा है? पादप रेशा है। ये चीज तो क्लियर है ना। कोई ये नहीं कह सकता कपास जो है जांतव रेशा है। अगर मान लीजिए कहीं सही गलत करने को आ गया कि कपास जांतव रेशा है, सही या गलत बताइए? गलत। खाली स्थान भरने को आ जाए कपास ... रेशा है, कौन सा रेशा है? क्या भरा जाएगा खाली स्थान में? पादप, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कपास, ऑप्शन दे देता है ए पादप रेशा, बी जांतव रेशा, सी संश्लेषित रेशा, तो क्या कहेंगे? पादप रेशा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेंगे, या खाली स्थान भरने को दिया रहेगा या एक लाइन के रहेंगे, ठीक है। अगला देखें, जो कपास का बीज होता है, कपास का बिया, कपास का बिया मतलब ये रुइया के अंदरवा बीज रहता है ना, तो बीजवा के ना चारों ओर रुई रहता है, बीजवा के चारों ओर रुई रहता है, उसको हाथ से रुइया हटा देते हैं तो बिया अलग हो जाता है, रुई अलग हो जाता है, यही ना करते हैं। तो कपास का जो बियवा होता है
जो बीजवा होता है उस बीजवा का नाम होता है बिनौला। बिनौला, ठीक है। ठीक, कहीं बिनौले, ढेर सा बीज रहेगा तो बिनौले, या कई बीज रहेंगे बिनौलो, ठीक है। तो कपास के बीज को क्या कहते हैं? बिनौला। याद रहेगा, बिनौला शब्द याद रहेगा कि कपास के बीज को ही बिनौला कहते हैं। बिनौला क्या होता है? कपास का बिया। याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास जो है भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है, यानी कपास हर जगह तो मिलेगा नहीं, कपास भारत के कुछ ही राज्यों में मिलता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। ज्यादातर जैसे मिलने को और जगह मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो भाग है कपास का वो इन 6 राज्यों में मिलता है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। देख रहे हैं, ये पूरा इधर वाला एरिया है ना, इधर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब, यही एरिया, ये बीच वाला एरिया है ना। ये जो अपना भारत है, मान लीजिए ये जो अपना भारत है, ये भारत का यही सब एरिया है ना, यही सब एरिया में मिलता है, ठीक है। इसी में महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश ये बीच में आ गया, और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। आंध्र प्रदेश थोड़ा सा इधर आ गया ना। तो ज्यादातर जो कपास वाला एरिया है वो यही सब है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है किन किन राज्यों में कपास पाया जाता है तो ये बता दीजिएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि कपास निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है, कई ठो राज्य दे दिया रहेगा, इन 6 में से एक ठो राज्य दे दिया रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि राजस्थान में कपास पाया जाता है, तो कहेंगे हाँ, ठीक है, कर लेंगे ना। और जो कपास मिलता है वो किस मिट्टी में मिलता है? जैसे देखिए, मिट्टी के तो कई प्रकार हैं, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, समझ रहे हैं ना। मिट्टी कई प्रकार की होती है, तो हमें मिट्टी के प्रकार के बारे में नहीं फिलहाल पढ़ना है, लेकिन हमें ये देखना है कि उन मिट्टियों में कौन सी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें कपास मिलता है, ठीक है, कपास पैदा होता है। तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ये मिट्टी कैसी होती है? काली काली होती है, ठीक है। इस मिट्टी की खासियत क्या होती है? यह मिट्टी जो है अपने अंदर नमी को ज़्यादा देर तक सोखे रखती है। ज़्यादा देर तक क्या करती है? सोख लेती है, यानी नमी को जल्दी जाने नहीं देती। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास किस मिट्टी में पाया जाता है तो क्या कहेंगे? क्यों कालिया मिट्टी में पाया जाता है? क्योंकि कपास के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो नमी को अपने अंदर सोख ले, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है, ज्यादातर कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? सबसे अच्छी मानी जाती है कपास, दोमट, बलुई या लेटराइट या जलोढ़, कुछ भी रहेगा। तो काली मिट्टी के अलावा जितने भी उत्तर रहेंगे वो सारे उत्तर क्या होंगे? गलत। तो कपास मतलब काली, कपास काली, कपास काली, ये काली काली कपास ना, कि काली काली आंखें, काली काली कपास। अब कपास के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? कपास के लिए उष्ण जलवायु होनी चाहिए। कैसी जलवायु होनी चाहिए? उष्ण, मतलब तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक। कितना होना चाहिए? 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक जगह का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या कपास वहां पैदा होगा? बताइए। 35 डिग्री सेल्सियस है वहां का तापमान, तो क्या कपास पैदा होगा? बताइए। नहीं पैदा। एक जगह 25 डिग्री सेल्सियस है वहां पैदा होगा? तो तापमान 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री के बीच अच्छा माना जाता है। इन्हीं टेम्परेचर में तापमान कपास
पैदा होता है। ठीक है, तो कपास के लिए कैसी जलवायु होती है? उष्ण जलवायु। तापमान कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास के लिए तापमान कितना होना चाहिए, 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वर्षा जो होती है कपास के लिए सामान्य वर्षा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेज रहे बहुत कम रहे, सामान्य वर्षा जो होती है, सामान्य वर्षा ही कपास के लिए क्या है? उपयोगी है। यानी सामान्य वर्षा में ही कपास पैदा हो जाएगा। तो वर्षा से भी अगर मान लीजिए प्रश्न बनता है कि कपास के लिए वर्षा होनी चाहिए अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य या कोई, कौन सी वर्षा होनी चाहिए? सामान्य वर्षा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास की बुआई कब होती है, तो बसंत ऋतु से पहले, बसंत ऋतु से पहले, बसंत ऋतु से ठीक पहले कपास की बुआई होती है और कपास 2 महीने में बनके तैयार होता है। कपास की जो झाड़ी होती है यानी कपास का जो पौधा होता है वो 2 महीने में तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसमें फूल आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? फूल आने लगते हैं। और वो जो दलपुंज रहता है, दलपुंज अभी बताया ना, ये देखिए, तो वो दलपुंज जो है वो जो है हफ्ते भर में क्या करता है? गिर जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो ये जब दलपुंज गिर जाएगा हफ्ते भर में, तो ये कपास के अंदर क्या दिखाई देगा? उज्जर उज्जर रुई दिखाने लगा। जब वो हट गया, दलपुंज हट गया, तो उज्जर उज्जर क्या दिखाई देगा? रुई दिखाई देगा। तो हरे फल के अंदर 3-4 बीज, मतलब जो रुई दिखाई देगा उसके अंदर 3-4 क्या रहते हैं? बीज। बीज का मतलब, बीज को हम लोग क्या कहते हैं? बिनौला, है ना? कपास के बीज को क्या कहते हैं? बिनौला। तब बिनौला जो होता है 3-4 बीज है, उसी बीजवा के चारों ओर सफेद सफेद क्या दिखाई देते हैं? रेसे। तो वही रेसा ही दिखाई देता है ना, इसके अंदर क्या होगा? बीज होगा, इसके बीज होगा ना। तो यही है कि जब हमारा झाड़ी तैयार हो गया यानी कपास का पौधा तैयार हो गया, तो हफ्ते भर में दलपुंज गिर जाएगा। कितने दिन में गिर जाएगा दलपुंज? हफ्ते भर में। तो उसके अंदर जो हरे फल के अंदर जो बिनौले होते हैं, बिनौले मतलब कपास के बीज जो होते हैं, वो चारों तरफ रुई से ढके होंगे। तो कपास के अंदर कितने बीज होते हैं? 3 या 4। यानी एक कपास के अंदर कितने बिनौले होते हैं पूछा जाता, कितने होते हैं? 3 या 4। इसी के चारों तरफ क्या होते हैं? कपास के रेसे होते हैं। ये रेसे है ना, जिसको रुई हम लोग कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। कपास कब बोया जाता है? बसंत ऋतु से पहले। कब तैयार होता है? 2 माह में। हफ्ते भर में दलपुंज गिर जाता है, तो 3-4 ठो बिया के चारों तरफ जो है सफेद सफेद कपास के रेसे दिखाई देंगे, यानी बिनौले के चारों तरफ कपास के रेसे दिखाई देंगे। तो कपास गोलक क्या होता है? कपास गोलक क्या होता है? कपास गोलक मतलब समझ रहे हैं? वही बियवा जो है, यही जो बियवा है, ये बीज है। ठीक है, ये बीज है, ये चारों तरफ रुई से ढका है, तो इसी को क्या कहते हैं? कपास गोलक। बीज जो है सफेद रंग के रेशे से घिरा होता है, तो गोला सा दिखाई देगा ना, उसी को कहते हैं कपास गोलक। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास गोलक क्या होता है, तो क्या कहेंगे? परिपक्व फल। परिपक्व फल माने जब फल पक जाता है। फल क्या होता है? पक जाता है। तो जब फल जो है परिपक्व हो जाता है, फट जाता है, तो अधिक से अधिक कपास तंतु रेशे से ढके होते हैं। जो बिनौले होते हैं वो चारों तरफ सफेद सफेद रेशे से ढके होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कपास गोलक। तो सीधी सी बात आप ये समझिए कि कपास गोलक माने कपास का बिया और चारों तरफ कपास के रुई से, कपास के रेशों से ढका होता है, उसी को कहते हैं कपास गोलक। ठीक है, तो इस गोलक से हम लोग कपास कैसे अलग करेंगे? उस रेशे को कैसे अलग करेंगे? तो पहले जो है हाथ से अलग करते थे,
जैसे आपको मान लीजिए गोलक मिल गया तो उससे बिया अलग कर दीजिए, रेशा अलग कर दीजिए, तो उसको निकाल दीजिए, निकाल देते हैं ना, रेशा अलग कर देते हैं, बिया अलग कर देते हैं। तो पहले ये सब काम कैसे करते थे? हाथ से करते थे। लेकिन अब जो है मॉडर्न समय में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं जो रुई को क्या करती हैं, कपास के रेशों को कपास के बीज से क्या करती है, अलग कर देती है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कपास ओटना। कपास ओटना माने समझ रहे हैं, बिया और रेशा के अलग कर देना, बिया और रेशा के अलग करना, यानी कपास गोलक से कपास के रेशों को अलग करना, कपास का ओटना कहते हैं। ओटना समझ में आ रहा है? ओटना, ओटना, ओटना मतलब अलग करना। रेशवा अलग हो गया, बिया अलग हो गया, वही हो गया कपास का ओटना, कपास ओटना। समझ में आई बात? अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास ओटना क्या होता है, यानी कपास ओटना, कपास ओटना माने बिया और रेशा को अलग अलग कर देना, ठीक है। अगर हम पूछते हैं या आपसे पूछा जाता है कि कपास गोलक से कपास के रेशों और बीज को अलग करना क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे? कपास ओटना। क्या कहेंगे? कपास ओटना। कपास गोलक से कपास के बीज या बिनौले को अलग करना ही क्या कहलाता है? कपास ओटना। बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताइए, रुई से क्या क्या बनता है? रुई से सूती कपड़ा बनता है, चादर बनता है, पर्दा बनता है, गद्दा बनता है, तकिया बनता है, रजाई बनता है। इतनी चीजें समझ में आई? अभी कुछ चीज और बचा है कपास का, तो इस पे प्रश्न किया जाए। कपास ओटना समझ में आया? ओटना क्या होता है? बिया और कपास रेशे को अलग करना, यानी कपास गोलक से कपास बीज और कपास रेशे को अलग करना ही कपास ओटना कहते हैं। कपास गोलक क्या होता है? बीज के चारों तरफ जो रेशे होते हैं, चारों तरफ रेशों से ढका होता है, उसी को कहते हैं कपास गोलक। प्रश्न पूछा जाए? चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास मान लीजिए हमने, अब देखिए इसको हमने मिटा दिया, अब आप बताइए कि आपके पास रेशा है, ठीक है, कपड़ा है, वस्त्र है और धागा है, इसको क्रम से सजाइए। बताइए, रेशा, कपड़ा, वस्त्र, धागा, इसका नंबर बताइए। पहले नंबर पर कौन? रेशा, बहुत अच्छे बता दिए यार, एकदम बिना कुछ कहे, ठीक है। तो ये क्रम कर लेंगे। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, जो कपास है वो कौन सा रेशा है? पादप रेशा है, संश्लेषित रेशा है या कृत्रिम रेशा है? पादप रेशा। वेरी गुड। कपास के बीज को हम लोग क्या कहते हैं? बिनौला। तो मुझे ये बताइए, हम 4 राज्य बता रहे हैं, बताइए उसमें से किस राज्य में वो कपास की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड। राजस्थान। उन 6 राज्यों का नाम बता सकते हैं? बताइए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। ज्यादातर यही सब एरिया है ना, ये पश्चिम वाला, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश इधर आ गया, ठीक है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि कपास के लिए जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। बहुत सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि 29 डिग्री तापमान है, 29 डिग्री तापमान है, तो क्या कपास पैदा हो सकता है? बहुत अच्छे। तो कपास के लिए कैसी जलवायु चाहिए?
हाँ, उष्ण जलवायु, ठीक। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। कपास के उत्पादन के लिए वर्षा अधिकतम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए या सामान्य? सामान्य होनी चाहिए। बहुत अच्छे। अच्छा, कपास की बुआई कब होती है बता सकते हैं? बसंत ऋतु से, ठीक। उसके जो पौधे होते हैं, झाड़ियां बनने में समय कितना लगता है? 2 माह। हफ्ते भर में कपास का कौन सा चीज गिर जाता है? दल पुंज गिर जाता है, दल पुंज गिर जाता है। वेरी गुड। अच्छा, कपास के बीज में सॉरी कपास का जो फल होता है, वो फल के अंदर कितने बिनौले होते हैं? 3 या 4। वेरी गुड। अच्छा, ध्यान से सुनिए। कपास के बीज के चारों तरफ कपास के रेशे होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कपास का बीज है, उसके चारों तरफ कपास के रेशे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कपास गोलक। वेरी गुड। अच्छा, मान लीजिए कपास का बीज और कपास का रेशा दोनों को अलग कर दें, चाहे हाथ से करें चाहे मशीन से करें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे बताइए? कपास ओतना। अच्छा, रुई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? रुई से क्या क्या होता है? हाँ, कपड़े, हाँ, रुई, गद्दा, चादर, ये सब बनाने में होता है ना। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। कपास के जो बीज हैं, वो कपास के बीज यानी जो बिनौले हैं, उन बिनौलों से क्या निकालते हैं हम लोग? तेल निकालते हैं। जब तेल निकाल लेंगे तो वो जो तेल निकालते हैं तो बचता है ना, जिसको हम लोग खरी कहते हैं। जैसे हम लोग सरसों से तेल निकालते हैं तो तेल तो निकल जाता है, जो खरी बचता है उसको पशुओं को डालते हैं कि नहीं? तो पशु दूध ज्यादा देती है ना, तो वही सेम काम इसमें भी है। जो कपास का बीज है यानी कपास का जो बिनौला है, उससे हम लोग क्या निकालते हैं? तेल। जब तेल निकालेंगे तो जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी जो खरी जिसको कहते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ पशुओं को खिला देते हैं, पशुओं को खिला देते हैं, यानी पशुओं का चारा होता है, ठीक है। और उसको जब पशु खा लेता है तो उसका दुग्ध उत्पादन यानी दूध देने की क्षमता, यानी पशु दूध ज्यादा देने लगती है, ठीक है। यानी कपास हर दृष्टि से बढ़िया हुआ। कपास के बीज का तेल निकाल लिए, तेल भी मिल गया, जो खराब पदार्थ बचा पशु को चारा दे दिए, पशु दूध भी ज्यादा देने लगी। ऊपर जो रुई है, उस रुई से कपड़े, रजाई, गद्दा ये सब भी बन गया। यानी कपास का हर चीज बड़ा क्या है? कीमती है, नहीं है क्या? कपास के ऊपर का भी रुई भी बढ़िया है और रेशा भी बढ़िया है, ठीक है। तो अब कपास की एक प्रजाति है, उसे कहते हैं बीटी कपास। बीटी कपास का मतलब कि जब विज्ञान ने देखा कि कपास इतना फायदेमंद है, तो पिछले 3 दशक माने 30 साल से, कितने दशक से? 3 दशक से। 3 दशक मतलब हुआ है 30 साल, ठीक है। 30 सालों में विज्ञान ने आधुनिक तकनीक से जैव प्रौद्योगिकी द्वारा एक कपास की नई किस्म तैयार की। जैसे नहीं देखते हैं हमारे यहाँ गेहूं और चावल का उत्पादन के लिए एक नया बीज बनाते हैं विज्ञान से, जो पहले से ज़्यादा बढ़िया होता है। गेहूं का वही बीज रहेगा, लेकिन जिसे हाइब्रिड कर नहीं कहते हैं। अपने यहाँ देखे मूली उली सब बिया हुआ लेने जाते हैं तो कहते हैं एक घर पे रहता है तो देसी रहता है, लेकिन कहते हैं हाइब्रिड के लिए हुआ, तो हाइब्रिड का लाते हैं तो वो उससे थोड़ा सा बढ़िया रहता है, पता है ना। वही है कि कपास की जो आधुनिक तकनीक में
जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो एक नई प्रजाति विकसित की गई, यानी नया कपास, नया तरह का कपास, उस कपास को हम लोग कहते हैं बीटी कपास, कैपिटल बी स्मॉल टी, बीटी कपास। ठीक है, तो ये भी कपास है, लेकिन वो देसी कपास नहीं है, ये थोड़ा सा वैज्ञानिक विधि द्वारा शोध करके बनाया गया है, तो उससे थोड़ा सा बढ़िया है, उससे थोड़ा सा बढ़िया है। इसकी खासियत क्या है कि यह अपने अंदर से एक टॉक्सिन उत्पन्न करता है। जो कपास का पौधा होता है, बीटी कपास का पौधा, वो अपने अंदर से एक टॉक्सिन उत्पन्न करता है। वो टॉक्सिन क्या करता है कि कीट पतंगों को पौधों के पास नहीं आने देता। इसका मतलब और बढ़िया हो गया, कीट पतंगे कपास के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जो नयका कपास है, यानी बीटी कपास क्या उत्पन्न करता है? टॉक्सिन उत्पन्न करता है। याद रहेगा? टॉक्सिन उत्पन्न करने से फायदा क्या होता है कि कीड़े मकोड़ों से हमारी रक्षा होती है, हमारी नहीं, पौधे की रक्षा होती है। ठीक है, तो ये देसी कपास से अच्छा है, इसकी गुणवत्ता ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा मजबूत है। इसके जो कपड़े उपड़े बनाए जाते हैं वो रुई रहती है, वो क्या रहती है, और बढ़िया रहती है और मजबूत रहती है, गुणवत्ता बढ़िया रहती है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए तो ये बताइए कि कपास के बीज से क्या निकाला जाता है? तेल। वेरी गुड। और जो उसका अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो किस काम में आता है? पशुओं को चारा देना। ठीक है, तो पशुओं को चारा से पशुओं के दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। तो एक कपास की नई तकनीक है, एक नई तकनीक से, विज्ञान की वजह से, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक नई प्रजाति विकसित की गई है। उस प्रजाति का नाम बताइए। बीटी। वेरी गुड। तो बीटी कपास की खासियत यह है कि वो जो बीटी कपास का पौधा होता है अपने अंदर से एक ऐसा पदार्थ निकालता है जो कीट पतंगों से रक्षा करता है। वो कौन सा पदार्थ निकालता है? टॉक्सिन। ठीक है, तो वो जो बीटी कपास होता है वो देसी कपास से बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब 3 जगह पाया जाता है मुख्य रूप से जो बीटी कपास इस समय भारत में। किन 3 राज्यों में पाया जाता है? कौन सा 3 राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र और वेरी गुड। इस तरह से कपास की सारी चीजें हम लोग जान गए। ठीक है, चलिए।